Hi friends, in this video lecture we are going to study about Government of India Act 1947। ये माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत आया था। आशा करता हूँ आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, इट एंडेड ब्रिटिश रूल एंड प्रोवाइडेड सॉवरेन इंडिया एज ए स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया था। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 ने। और माउंटबेटन वही आदमी थे जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को ओथ दिलाई थी। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस प्लान ने स्वीकृति दे दी थी कि इंडिया को आप डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया का जो एक्सटेंड था वो पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक था। तो उसमें एक सुविधा यह भी दे दी कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनको आजादी होगी कि वे इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। फॉर एग्जांपल जो प्रिंसली स्टेट्स आपके थे, आपके प्रिंसली स्टेट्स आपका पंजाब था, जूनागढ़ था, ठीक है। इन लोगों को आजादी थी कि या तो इंडिया के साथ चले जाएं या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं। पॉइंट नंबर 4, अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ एसओएस एंड वाइसरॉय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय, इसका ऑफिस इन लोगों ने अबॉलिश कर दिया था माउंटबेटन प्लान में। पॉइंट नंबर 5, एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नथिंग बट पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट, मान लीजिए 5 लोग कर रहा है तो उस 5 लोगों को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों में एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा उनकी आवाज को, उनके मत को। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के एमपी जो लोकसभा में बैठते हैं वो आपके क्षेत्र के ही तो रिप्रेजेंटेटिव है। आपके क्षेत्र में मान लीजिए किसी चीज की प्रॉब्लम है, फार्मर की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लाइमेटिक इशू है, वेदर इशू है, बहुत से इश्यूज आते हैं, ठीक है, क्राइम रिलेटेड इशू होते हैं, वहां पे कोई स्पेशल फोर्स जानी है तो वो सारी बातें आपकी कौन पहुंचाएगा? वो आपका एमपी पहुंचाएगा। अगर हर आदमी बोलने लगेगा तो एक क्योस हो जाएगा, एक डिसऑर्डर आ जाएगा। तो और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच अ कंट्री इज गोइंग टू बी गवर्न्ड। ऐसा नियम कानून जिससे एक देश को स्मूथली हम चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आप लोग प्रेसिडेंट के रूप से समझ सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नर का मतलब प्रांतीय गवर्नर। जैसे यूपी स्टेट का एक गवर्नर है, केरला स्टेट का एक गवर्नर है, इसी तरह से प्रेसिडेंट है तो ये आपके नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड का मतलब जनता के द्वारा न चुने गए। और आपका जो इलेक्टेड हेड है, आपका इलेक्टेड हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर को आपने इलेक्ट किया है और इस यहां पे आपने नॉमिनेशन करके आपने प्रेसिडेंट को बनाया है या गवर्नर को बनाया है। ओके, आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो कि रैंडमली एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। पॉइंट नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1772 से 1785 तक, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस क्रिएट किया। इनिशियली क्या था, जो डीएम था आज भी ही इज द सोल अथॉरिटी, तो उसके पास मजिस्ट्रेरियल पावर्स भी थे और जुडिशियल पावर्स भी थे। ठीक है, कहने का मतलब कि वो किसी को न्याय भी दे सकता था और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देख सकता था। तो फिर उसके जो जुडिशियल पावर्स थे उसको सेपरेट किया कॉर्नवालिस जी ने। कब सेपरेट किया? 1786 से 1793। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया 1870 में, जिसने फर्दर फाउंडेशन डाला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1882 में रिपन जी लाए थे, इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है 2 मिनट में हम समझ लेते हैं। जब हम अपनी पावर किसी को दे देते हैं,
जब हम अपनी पावर किसी को दे देते हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पापा महीने में 10,000 रुपए लाते हैं और वो खुद ही रखते हैं, खुद ही खर्चा करते हैं, खुद ही बताते हैं कि कितने के फलाने हैं, उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन हम कैसे बोलेंगे, अगर वो 6,000 रुपए मम्मी को दे देते हैं, कहते हैं कि अब तुम समझना क्या करना है, कि कितना तुम्हें बचाना है, कितना सब्जी में डालना है, कितना फल में डालना है, कितना ऑयल्स में डालना है, तो ये इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इससे स्मूथनेस आती है फंक्शनिंग में। जैसे आपका ग्राम सभा, ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। 1882 में रिपन जी ने LSG लाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये भी कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 5, 1921 में रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया जनरल बजट से। रेलवे बजट जो है बहुत पावरफुल बजट है। उसने हमेशा जो है जो आपके जो कमियां आती हैं बजट में, कभी कभी गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, तो वो उस कमियों को पूरा करता है, तो इसलिए रेलवे बजट एक बहुत पावरफुल बजट माना जाता है। 1935 प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरेशन एंड डायआर्की नेवर इम्प्लीमेंटेड। फेडरेशन का मतलब होता है संघवाद, डायआर्की का मतलब डबल, आर्की का मतलब रूल। कभी भी संघवाद और डबल रूल कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, जो कि 1935 के एक्ट में लाए गए थे। पॉइंट नंबर 7, 1773 से 1858 में जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि वी आर गोइंग टू गवर्न ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है, सिटिंग इन लंदन। 1861 डिवोल्यूशन ऑफ पावर विद प्रोविंस, यानी कि अब हम जो है प्रांतों को पावर देने लगे। प्रांत कैसे, मैड्रास प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, इसमें आपको यूपी का क्षेत्र भी आता है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट कैसे हो गया, उसके कुछ अपने कॉजेस थे। इकोनॉमिक कॉज था, रिलीजियस कॉज, इमीडिएट कॉज था कि उसमें पिग की चर्बी की उन लोगों ने मस्केट्स में जो हम लोग गोली डालेंगे उसको मुंह से अलग करना पड़ेगा। तो पहले का आदमी अल्ट्रा धार्मिक, तो उसको ये हुआ कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर उसका पैरामाउंटसी, ठीक है, तो इस वजह से पैरामाउंटसी का जो डलहौजी का अपना विचार था, सो वो सारी चीजें 1857 में ब्रोक हो गई और इनको बेस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एग्जाम्पल मिला। तो इन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी वो इन्होंने खत्म कर दी और 1861 से इन्होंने प्रोविंसेस को पावर डाइल्यूट करने लगे।